नमस्कार। भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो एक बहुत बड़े पहिए की तरह है। और आज हम बात करने वाले हैं उस पहली और सबसे जरूरी कड़ी की, जिसके बिना ये पहिया घूम ही नहीं सकता। जी हाँ, एक बहुत ही जरूरी कानूनी दस्तावेज। अच्छा, एक पल के लिए जरा सोचते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, तो वो कौन सा एक ऑफिशियल एक्शन है जो न्याय के पूरे सिस्टम को, पूरी मशीनरी को चालू कर देता है? बस इसी एक सवाल का जवाब है हमारे आज के इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट। और वो जवाब है एफआईआर, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी हाँ, यही वो दस्तावेज है जो किसी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, कह सकते हैं, ऑफिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सवाल उठता है कि ये एफआईआर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो किसी भी सीरियस क्राइम की जो पहली लिखित जानकारी पुलिस को दी जाती है, वही एफआईआर है। ये वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो पुलिस को कानूनी तौर पर जांच शुरू करने के लिए मजबूर कर देता है। और इसका पूरा जिक्र हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी के सेक्शन 54 में मिलता है। एफआईआर की तुलना एक चाबी से की जाती है, और ये कितनी सही बात है। जरा सोचिए, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही एफआईआर दर्ज करवाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी मशीनरी को स्टार्ट करने जैसा है। इस चाबी के बिना समझिए न्याय की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि हर क्राइम के लिए एफआईआर दर्ज होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर कानून एक बहुत जरूरी फर्क करता है, और ये फर्क क्राइम की गंभीरता पर, उसकी सीरियसनेस पर बेस्ड होता है। और यहीं पर हम समझेंगे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध, ये बहुत गंभीर होते हैं, जैसे मर्डर, रेप। इनमें सजा आमतौर पर 3 साल से ज्यादा की होती है। ऐसे मामलों में पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना कंपल्सरी है, और वो बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध। ये कम सीरियस होते हैं, जैसे चीटिंग या धोखाधड़ी। इनमें पुलिस को एक्शन लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत होती है, और वो एफआईआर की जगह एक एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एफआईआर कब दर्ज होती है। पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसे दर्ज करवाने का प्रोसेस क्या है, और एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या क्या हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। प्रोसेस को काफी सीधा साधा रखा गया है, और मजे की बात यह है कि कोई भी इंसान जिसे क्राइम की जानकारी है, वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। जरूरी नहीं कि वो विक्टिम ही हो। जानकारी बोलकर भी दी जा सकती है और लिखकर भी। अगर जानकारी बोलकर दी गई है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उसे लिखे, उसे पढ़कर सुनाए और फिर उस पर साइन ले। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, एफआईआर की एक कॉपी मुफ्त में पाना ये सूचना देने वाले का अधिकार है। अब एक और बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर। सोचिए, कोई क्राइम हुआ दिल्ली में, लेकिन विक्टिम किसी तरह लखनऊ पहुंच जाता है, तो क्या होगा? जीरो एफआईआर का प्रोविजन यही कहता है कि वो विक्टिम लखनऊ के किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, भले ही क्राइम वहां हुआ ही ना हो। बाद में केस को सही पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मेन मकसद बस एक है, जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र के चक्कर में पड़कर इन्वेस्टिगेशन में जरा भी देरी ना हो। लेकिन तब क्या होगा अगर पुलिस एफआईआर लिखने से ही मना कर दे? ये एक बहुत कॉमन डर है जो कई लोगों के मन में होता है। पर अच्छी खबर ये है कि कानून ने ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए भी हमें बिल्कुल साफ रास्ते दिए हैं। हमारे पास एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है। अगर स्टेशन ऑफिसर मना करता है, तो अगला कदम है जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को लिखित में शिकायत भेजना। एसपी के पास ये पावर है कि वो खुद जांच करें या जांच का ऑर्डर दें। और अगर यहां से भी काम नहीं बनता, तो हमारे पास आखिरी और सबसे मजबूत ऑप्शन है सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना। एक मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे सकते हैं, और इस ऑर्डर को पुलिस मना कर ही नहीं सकती। और ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये देश का कानून है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एकदम साफ कर दी थी। अगर दी गई जानकारी से किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है, तो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज न करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये उनके लिए अनिवार्य है। हाँ, कभी कभी पुलिस को ये समझने के लिए एक छोटी मोटी शुरुआती जांच करनी पड़ती है कि मामला कॉग्निजेबल है भी या नहीं। लेकिन ये जांच भी हमेशा के लिए नहीं चल सकती।
ललिता कुमारी केस की गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसी किसी भी जांच के लिए एक मैक्सिमम टाइम लिमिट तय की गई है, और वो है सिर्फ 7 दिन। तो चलिए मान लेते हैं एफआईआर दर्ज हो गई। अब आगे क्या? इस डॉक्यूमेंट का होता क्या है इन्वेस्टिगेशन में, और फिर कोर्ट में इसकी कानूनी वैल्यू क्या है? आइए अब ये देखते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एफआईआर अपने आप में क्राइम का कोई पक्का सबूत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कोई कसम खाकर दिया गया बयान नहीं है, और ना ही इस पर कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो फिर इसका काम क्या है? कोर्ट में इसका मेन यूज बस एक ही चीज के लिए होता है। जिसने एफआईआर लिखवाई है उसकी गवाही को या तो सपोर्ट करना यानी कॉररोबोरेट करना, या फिर उसे काटना यानी कॉन्ट्रडिक्ट करना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि एफआईआर न्याय का ऑफिशियल गेटवे है। ये वो पहला और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जो पूरे लीगल प्रोसेस को हरकत में लाता है। और अब हम इसी एक आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं, ये जानने के बाद कि एक अकेले डॉक्यूमेंट के पीछे कितनी पावर है और उसे दर्ज कराने का पूरा प्रोसेस क्या है। ये जानकारी एक आम इंसान की न्याय मांगने की ताकत को कितना बदल देती है, ये जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि याद रहे, कानूनी जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है।